नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी, मेरे साथ जुड़ गए हैं आदि अचिंत जी। आदि जी, नमस्कार बहुत सर। स्वागत, बहुत अभिनंदन, नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू सर। आदि जी, ये क्या बना है अभी 7 अगस्त को? वैसे तो इस पर सिग्नेचर हो गए थे 3 देशों के, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के। लेकिन उसके बाद तो हम देख रहे हैं कि हूती अपना काम कर रहे हैं, बाकायदा बड़ी संजीदगी के साथ कर रहे हैं। सऊदी में कम से कम 2 अटैक तो उसके बाद उनकी तरफ से हो चुके हैं, और भी कुछ सुरसुराहट मिल रही है। तो ये कैसा मक्का पैक्ट है कि उसमें वैसे तो इन्होंने रिटर्न में दिया है कि एक के ऊपर हमला बाकी दोनों पर भी माना जाएगा, लेकिन उसकी पिटाई हो रही है और बाकी दोनों हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। सर ये आप अगर देखें इसको थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा और इसके ऊपर आई थिंक जयशंकर जी ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि भई इन सबके पास एक अ, यू नो एक लड़ाई है, राइट? और किसी ने किसी की हेल्प नहीं करी है। देखिए द फैक्ट ये है, इन लोगों ने बोला है अटैक ऑन वन इज़ द अटैक ऑन अदर। बट सबसे बड़ी चीज़ देखें, ये जो अटैक का स्पेसिफिकेशन इन्होंने बोला नहीं है। अब वो क्या कंट्री वाइड अटैक है, तो कंट्री उसमें नॉन स्टेट एक्टर से अटैक है, तो नहीं करेंगे। अब वो भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर काफ़ी एंगल्स हो सकते हैं कि आपका क्या सीरियस एंगल है कि भई आप नॉन स्टेट एक्टर अगर हो, उस पे नहीं करेंगे, बट अगर किसी देश ने अटैक करा तो हम करेंगे। ये थोड़ा-सा टेढ़ा है और देखिए सर, ये जो कंट्रीज़ हैं दोनों, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के इंटरनेशनल इंटरेस्ट्स हैं। अब वो उसके बंदे खड़े हैं कहाँ पर? यमन के पास जाके खड़े हुए हैं। तो अगर यमन में पाकिस्तान के ट्रूप्स के ऊपर हमला होता है, तो क्या टर्की आके लड़ेगा उससे? ये बहुत सारे सवाल हैं। तो ये जो पैक्ट है सर, ये ज़्यादा एक पोज़िशनिंग पैक्ट है, जहाँ पर ये थोड़ा-सा इकट्ठे होके एक आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कि भई हम थोड़ा-सा एक कंबाइंड वॉइस उठाएँ, ताकि कुछ तो हमारे को बैकिंग रहे। एक अकेला देश अगर कुछ उठाता है, तो उसमें थोड़ी बैकिंग कम रहती है। तो यहाँ पर आइडियोलॉजिकली हम तीनों ज़रा एक साथ हैं, तो अगर हम कुछ आवाज़ उठाएँगे तो साथ-साथ रहेंगे उसमें। ये इनकी कोशिश है, रादर देन अ मिलिटरी एंगल ऑफ इट। अब इसके अंदर देखिए वो बोलते हैं भई बांग्लादेश को भी ले लेंगे। अब बांग्लादेश को क्यों लेंगे सर? बिकॉज़ बांग्लादेश में एक चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि ये जो आपका यूएन के जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो ये जो फाइटिंग वो जो पीस पीस फोर्सेस होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका होता है, बांग्लादेशियों का होता है। तो बांग्लादेश में ट्रूप्स मिल जाएँगे इनको। तो आप ये पूरा इस तरह देखेंगे कि कहीं न कहीं यू विल फाइंड कि ये अभी एक मैन पावर इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर थोड़े बहुत बंदे-शंदे इनको मिल जाएँ, थोड़ी-सी मैन पावर मिल जाए, थोड़ा-सा एक स्ट्रक्चर मिल जाए, जहाँ पर ये कुछ थोड़ा-सा अपने आप को स्टेबलाइज़ कर सकें। बट वो इतना ईज़ी नहीं होगा सर, क्योंकि उसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। अब जैसे पाकिस्तान इंडिया से पंगे लेने की सोच रहा है, टर्की इज़राइल से पंगे लेने की सोच रहा है, साउथ अफ्रीका के अपने सऊदी अरेबिया के अपने पंगे चल रहे हैं वहाँ पर। अब अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि तीनों के अलग-अलग अपने-अपने पंगे चल रहे हों, तो फिर क्या करेंगे लोग? एक दूसरे को कहाँ हेल्प कर सकते हैं ये लोग? तो एक तो ज्योग्राफिकल लिमिट्स हैं इनके अंदर, जो देखिए जो नॉर्मल डिफेंस पैक्ट होता है, नॉर्मली ज्योग्राफीज़ जो होती हैं उनके अंदर जॉइंट ज्योग्राफीज़ होती हैं, उनके साथ डिफेंस पैक्ट करते हो आप। या आपके इंटरनेशनल इंटरेस्ट हों, जहाँ पर आपके अपने क्या नाम है, आपके अपने बेसेस हों इस तरफ उधर पे, तो कहीं न कहीं आपको फिर थोड़ा-सा उसमें हेल्प मिलता है। ये है सर ज़्यादातर पैसे सऊदी अरेबिया से, उसके पास भी इतने पैसे-पूसे तो है नहीं। टर्की से थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान से मैन पावर, बांग्लादेश से मैन पावर लेके, तो हम कुछ एक एक ऐसी फ़ोर्स-वोर्स बना लें जहाँ पर कुछ कोई हमको तंग करे तो हम उसके सामने कुछ एक रेजिस्टेंस खड़ी कर सकें। और इसका एग्ज़ाम्पल आपको दिखता है कि अभी थोड़ा-सा भारत और पाकिस्तान के बीच में एस्केलेशन हो रहा है, तो फटाफट टर्की के जहाज़ आने यहाँ पर शुरू हो गए, वो ड्रोन्स-व्रोन्स के इनके सप्लाइज़ और ये सब देना शुरू हो गए। तो ये उस तरह का कुछ दिखता है, जहाँ पर ये एक-दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक-दूसरे की वीकनेसेस को थोड़ा-सा देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो वायबल नहीं है सर। जी। ये जो जहाज उतर रहे हैं टर्की के पाकिस्तान में, जरा इस पर भी चर्चा कर लें, फिर पैक्ट पर आगे बढ़ते हैं। क्या है ये ड्रामा, क्या है? क्या वाकई हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहा है पाकिस्तान, और कर रहा है तो मकसद क्या है?
जो ये चर्चाएं आपके चैनल पर भी मैंने सुनी थी, मेजर तूड आपके प्रोग्राम में आए थे कि सर क्रीक पर कुछ गतिविधियां बढ़ी हैं पाकिस्तान की, और राजनाथ सिंह साहब ने करीब 6-8 महीने पहले इसका जिक्र भी किया था कि पाकिस्तानी सेना कुछ यहाँ पर गतिविधियां बढ़ा रही है, और उन्होंने कहा था कि ये ना भूले पाकिस्तान कि ये सर क्रीक का पूरा जो नाला समझ लीजिए या नदी समझ लीजिए, इसकी पहुंच फिर कराची तक जाती है, और कराची में हम पहले भी सबक सिखा चुके हैं। सर ये एक जगह है हरामी नाला, ठीक है, माफी चाहूंगा ये शब्द ऐसा है, बट हरामी नाला एक जगह है वहां पर। तो उसके अंदर यहाँ पर इनकी जो पेट्रोलिंग है वो थोड़ी इंक्रीज हुई है। इन्होंने 3-4 हावरक्राफ्ट और ये सब चीजें लाए हैं वहां पर, थोड़े से बंकर्स वंकर्स बनाने की कोशिश करी है। मेरे पास मैप्ड है, मैंने, अगर आपको चाहिए मैं दिखा सकता हूँ आपको, गूगल मैप पे काफी जी सारे जी। ये जगह हैं। इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने अपने आप को थोड़ा स्ट्रेंथन अप करने की कोशिश करी है। एक सेकेंड, आप ये जरा अपलोड कर देंगे तो इजी रहेगा सर समझाना। जी सर, तो ये है आपका सर क्रीक का एरिया सर, ये यहाँ पर। तो ये आपकी ये जो ये आ रही है, ये बॉर्डर है आपका, ऊपर नीचे होता हुआ इस तरफ बॉर्डर आता है। एंड ये है आपका हरामी नाला का एरिया है, ठीक है सर। अब चक्कर ये है, पाकिस्तान बोलता है कि ये बॉर्डर इस तरफ से नहीं जाता है, ये इस तरफ से ऐसे आता है। हम बोलते हैं इस तरफ से आता है, और हमारा यहाँ पर पूरा, यहाँ पर हमने एस्टैब्लिश कर रखा है। इसकी सर जो मैपिंग हुई थी, आपको मैं बताऊं तो इसकी मैपिंग बेसिकली हमारे नेवी ने और एयरफोर्स ने करी थी। मेरे जी फादर जी। की इम्पोर्टेंट थी उस टाइम पे, यहाँ पर काफ़ी उड़ते थे ये लोग और इसकी पूरे फ़ोटो-वोटो लेके मैपिंग-शैपिंग करते थे। और नेवी में से एक एडमिरल साहब हैं जिनके साथ मैंने इंटरव्यू किया भी है। उन्होंने यहाँ पर लिटरली पैदल चल के इस जगह की मैपिंग करी है, क्योंकि जब हाई टाइड होता है तो ये पूरा एरिया भर जाता है, और लो टाइड होता है तो एकदम खाली हो जाता है सर। ये पूरा आपको दिखेगा, रेत-रूत पूरी बाहर आ जाती है इसकी। यहाँ पर इनके देखिए, इन लोगों ने थोड़े अपने पोस्ट्स और चीज़ें बनानी शुरू करी हैं इधर पे, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए एक एक जगह, एक यहाँ पर ये गन पोज़ीशन है, एक बोट सी है इधर पे। तो अपनी यहाँ पर थोड़ी जगह हार्डन करने की कोशिश करी है। ये देखिए यहाँ पर पोस्ट है, इसके अंदर भी फायरिंग पोज़ीशंस हैं। ये पूरी पोस्ट है सर, और ये इसकी छोटी-सी जेटी इन्होंने बनाई है। और ये आप जो गोल-गोल देख रहे हैं ना सर, ये वाले, ये सारे फायरिंग पोज़ीशंस हैं सर, ये गन्स के लिए होती हैं। तो आप हेवी गन्स अगर आपको डालनी हो, वो इसके अंदर होंगी। हेवी गन्स अगर आपको डालनी हो तो यहाँ से आप डाल के फायर करते हो। तो ये देखिए, तो ये चारों तरफ है इसकी। तो इन्होंने ओके। आप थोड़ी बहुत इक्विपमेंट ला के इन लोगों ने अपने आप को स्ट्रेंथन अप करा है। इधर पे भी देखिए पोस्ट आपको दिखेगी ये। और ये थोड़ी फ़ोटो पुरानी है सर, 2023 की है, तो ये काफ़ी बढ़ गया है इधर पे। ये इधर पे हेलीपैड भी है इसके लिए, और कम्युनिकेशन टावर भी इन लोगों ने लगा रखा है। यहाँ पर ये रहने-सहने की जगह भी है पूरा, ये बन रहा था उस टाइम पे 2023 में। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़े बहुत और पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, जहाँ पर इनकी ये पेट्रोलिंग एरिया है सर, यहाँ से ये लोग अपनी फास्ट बोट्स लेके पेट्रोल करते हैं। और ये देखिए सर, ये इनका कोस्ट गार्ड का एक मेन तो नहीं, मतलब एक एक साइड बेस है। तो आपको यहाँ दिखता है, ये अगर आप देखें, ये जो बोट्स हैं, ये सारी फास्ट पेट्रोल बोट्स बोलते हैं इनको सर। फास्ट पेट्रोल मतलब हेवी, ये छोटी बोट होती है, मोटराइज़ होती है। तो अगर आप देखेंगे ये पूरा एरिया मिलिटराइज़्ड है। ये आपको ये डबल फेंस यहाँ पर दिखता है, ठीक है? ये पूरा एरिया मिलिटराइज़्ड है सर, ठीक है? ये जी जी। पूरा फास्ट पेट्रोल की एरियाज़ है। ये 3 हेलीपैड है, 1, 2, 3। और यहाँ पर ये नया इक्विपमेंट है इनका, ये हॉवरक्राफ्ट बोलते हैं इसको सर। तो ये जो हॉवरक्राफ्ट होता है सर, वो अब जो बोट होती है वो पानी में चलती है। हॉवरक्राफ्ट आपका इन इन मार्शी एरियाज़ के अंदर आराम से चल सकता है। इधर पे भी देखिए पोस्ट है, आपको दिखेगा। जहाँ पर ऐसी आपको मस्जिद दिखे तो मतलब वो पोस्ट, क्योंकि पोस्ट बनाने से पहले यहाँ पर मस्जिद बनाते हैं, छोटी-सी, और उसके बाद ये करते हैं। तो आपको दिखेगा, ये देखिए और भी है। ये देखिए सर, 2 सही। हेलीपैड हैं, पूरा कम्युनिकेशन का टावर्स हैं इधर पे। तो ये चाइनीज़ से और इधर-उधर से लेके इन्होंने काफ़ी कुछ करा है। यहाँ पर केटी बंदर, ये भी देखिए आप पूरा, ये देखिए ये एक जगह है, केटी बंदर बोलते हैं इसको। ये एक छोटा-सा फिशिंग विलेज है। तो यहाँ पर, और इनका पूरा अगर आप देखें बैकएंड में इस तरफ अगर आप देखेंगे, यहाँ पर कराची का इनका मेन फाइटर टर्मिनल जो मसरूर करके एयरबेस है वो है, ठीक है? और वहाँ पर इनका रेडार-शेडार भी है लगा हुआ इधर पे।
एंड मसरूर के बाद एक ये है, और एक 3 इनके रनवेज हैं, एक ये है, एक ये है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और ये इनका नेवल जो सर्वेलेंस का एयरपोर्ट है वो है सर। तो आप ये बड़े वाले जहाज देखेंगे, और ये इनके नेवी के सर्वेलेंस के जहाज यहाँ खड़े हुए हैं, ये देखिए। ओके। तो ये बेसिकली क्या है सर, अगर सर क्रीक को अगर आप देखें, आपको लगता है कि यार ये एक आइलैंड की तो बात है, अगर ये इधर से आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, इधर पे फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो इधर पे फर्क पड़ेगा, जो आपका इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, और जो आपका टेरिटोरियल वाटर होता है। तो अगर वो हो जाए तो वो एकदम आपके गुजरात के कोस्ट के साथ यहाँ पर इस जगह पे आके पिपर और इस जगह के अंदर एकदम चिपके यहाँ पर आपके यहाँ पर होंगे। उसके बाद यहाँ से अंदर ड्रग्स भेजना और ये सब करना ये बड़ा ईज़ी हो जाता है सर। रात को ये लोग और हर जगह को हर चीज़ को पेट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर इनके साथ ये ड्रग्स भेजना इस जगह के अंदर ये बड़ा ईज़ी हो जाएगा इनको, अगर ये इस जगह पे आज आ गए। तो एक-एक जगह आगे घुस के ये बेसिकली इधर पे आके बैठना चाहते हैं सर, इस जगह पे। ताकि ओके। इधर से इधर ड्रग्स भेजने इनको बड़े ईज़ी रहेंगे। तो ये लाइन को ये चाहते हैं कि ये इधर से ये ऐसे आ जाए। तो इनकी कोशिश ये है सर, और अगर आपको याद होगा 1965 में भी 65 में यहाँ पर बैटल हुई थी सर। सीआरपीएफ और हमारे पुलिस वाले थे, जिन्होंने यहाँ पर इस जगह के अंदर बैटल लड़ी थी एक, जो ओपनिंग बैटल्स थी। तो ये इनका कोशिश है कि भई कुछ ना कुछ यहाँ पर भारत को एक थोड़ा-सा पुश बैक कर सकें, और थोड़ा-सा उस बैक फुट पे डाल सकें। और यहाँ पर देखिए हमारी तरफ से भी काफ़ी, मैंने आपको अपना तो दिखाया नहीं है, बट काफ़ी हमारा गूगल मैप पे आप देखेंगे तो काफ़ी मिलिटराइज़ेशन हमारी तरफ से भी हो रही है वहाँ पर। हमारे पास भी नए ये जो क्या नाम है, नए तो नहीं काफ़ी पुराने हैं, ये हमारे पास ये होवरक्राफ्ट और भी हैं। तो इनके पास अभी 3-4 हैं, और कोई 5-7 और आ रहे हैं। एंड कहीं न कहीं अभी पता ये चल रहा है कि हमारे पास भी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में है ये। तो देखिए सर, बेवकूफ़ी करने के लिए कोई एक जगह ढूँढेंगे जहाँ पर ये कुछ थोड़ा बहुत अटेंशन डाइवर्ट कर सकें। क्योंकि कश्मीर पीओजेके के अंदर करना इस टाइम पे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पीओजेके में भी आग लगी हुई है। बिल्कुल। पंजाब में थोड़ा डिफ़िकल्ट है फिर से, क्योंकि पंजाब में फिर जो पंजाबी पॉपुलेशन है उसको ही चोट लगेगी। एंड तो यहाँ पर आपको दिखता है कि ये एरिया है जहाँ पर सिंध का इतना खुला-खुला एरिया है, तो यहाँ पर रिटेलिएशन भी अगर इंडिया का आता है तो इतना हेवी अगर आया भी, तो इतना पब्लिक डैमेज नहीं होगा। तो ये तभी इस वजह से ये थोड़ा एरिया एक इम्पोर्टेंट है। प्लस आपको याद होगा सर कि आसिम मुनीर ने बोला था कि ये जो रिफाइनरीज़ हैं और ये सब चीज़ें हैं, इनके ऊपर हम हुँ, अडानी हुँ। की रिफाइनरीज़ और ये सब चीज़ें, इनके ऊपर हमारी नज़र है, बॉम्बे हाई और ये सब चीज़ें हैं। तो ये हाँ, इनकी कोशिश है कि कुछ ना कुछ इधर पे करेंगे। अब ये कितना सक्सेसफुल होते हैं, कितना इनका क्या प्लान है, अंदर घुसने की बात कर रहे हैं कि सिर्फ़ थोड़ा-सा वहाँ पर एक स्टैंड ऑफ करने की बात कर रहे हैं, ये तो अभी टाइम ही बताएगा। बट इनकी कोशिश है सर। तो आप देखें जो टर्की का जहाज आया वो मुरीद में लैंड करा है, पीएएफ मुरीद में। मुरीद एक ऐसी जगह है जहाँ पर अ, मुरीद इज़ बेसिकली इनका मेन ड्रोन बेस है सर। तो आपको अगर याद होगा, ऑफ सिंदूर में मुरीद में एक बिल्डिंग को हमने मारा था, वो उनके जो ड्रोन है उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, जिसको हमने ठोका था। तो मुरीद इनका ड्रोन बेस है, तो अगर ड्रोन बेस में लैंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये ड्रोन के सप्लाईज़ टीवी-2 के लिए कुछ स्पेयर्स वेयर्स चाहिए होंगे, कुछ वेपन्स चाहिए होंगे, कुछ रॉकेट चाहिए होंगे, क्योंकि सर ये रॉकेट जो होती है ना, ये जो मिसाइल्स होती हैं, रॉकेट्स होती हैं, इसको आप ज़्यादा टाइम रख नहीं सकते, ये खराब हो जाती हैं। इनका फ्यूल खराब हो जाता है, इनका जो सिस्टम्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, और इनको रखने के लिए आपको बड़ा हाईली एयर कंडीशन्ड एरिया में रखना पड़ता है। आप इसको खुले में नहीं रख सकते कि भैया मिसाइलें पड़ी हैं ऐसे खुले में ना, उसको एयर कंडीशन्ड एरिया में रखना पड़ता है। उसको बड़ा एक एक उसका बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है, क्योंकि इनका फ्यूल होता है ना सर, वो खराब हो जाता है। तो आप इनको लगा के 2-3 बारी उड़ सकते हो, 4 बारी उड़ सकते हो, 5वीं बारी फिर वो चलेगी नहीं। उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो नीचे हो जाएगी। तो हर एयरफोर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है सर। तो अभी आप हमारी भी एयरफोर्स को देखेंगे, जब वो मिसाइल्स ऑर्डर करते हैं तो 200 करेंगे, 150 करेंगे, 200 करेंगे। अब लोग बोलते हैं यार 200 क्यों भई, 2000 करो। ये तो अब वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि खराब हो जाती हैं ये। तो इन्होंने मेरे हिसाब से थोड़ा अपडेट माँगा है कि भैया थोड़ा हमारी चीज़ें दे दो यहाँ पर, इंडिया के साथ कुछ थोड़ी एस्केलेशन, बट करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं सर। मेरे को लग रहा है कि ये कुछ करेंगे। अब ये हंच है सर, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते वो तो टाइम ही बताएगा, बट देखते हैं सर। अब मँगा लें 2000, ऑप्शन तो बहुत हैं। खैबर पख्तूनख्वा है, टीटीपी को दे दें, बीएलए को दे दें, उधर
पीओजे के वाले भी अब तो उम्मीद से ही होंगे। अच्छा, पाकिस्तान चार तरफा घिरा हुआ है साहब। बलूचिस्तान की तरफ से तो पिटाई हो ही रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। उधर टीटीपी जो है वो कई बार इनको धोती ही रहती है। अकेले केपी में ही 295 हमले जो हैं वो हो चुके हैं। पीओजे के में लगातार चल ही रहा है, वो शांत नहीं हो रहा है। उधर ईरान सीमा पर खतरा बना ही हुआ है, जैश अल अदल। तो ये क्या पाकिस्तान केवल एक पोस्चरिंग कर रहा है, ये मक्का पैक्ट वैक्ट करके ये दिखा रहा है कि हम भी तैयार हो रहे हैं? तैयारी की स्थिति है भी या नहीं है? देखिए सर, उसको अब तैयारी की स्थिति पाकिस्तान देखिए कभी इतना सोचता नहीं है। तो मेरे को ये नहीं लगता कि अभी वो चेंज हो गया है कि तो बहुत सोचना शुरू हो गया। पाकिस्तान कभी इतना दूर का सोचता नहीं है और शॉर्ट टर्म गोल्स में उसने कुछ प्लान बनाया होगा कि मेरे को देखिए सर, उसको मिलिट्री विक्ट्री नहीं चाहिए, उसको एक नैरेटिव विक्ट्री चाहिए। उसको एक कहीं न कहीं अपने देश के अंदर एक बेचने को क्या बोलते हैं ना, हलवा चाहिए। अब वो हलवा किस तरह बनाता है, कैसे बनाता है, वो पूरा डिपेंड करता है। क्योंकि सर इसका हलवा क्या है कि भई किसी तरह से थोड़ा बहुत अपने ऊपर जो अभी प्रेशर है उसको रिलीव करो। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इस समय पे भारत में भी काफ़ी प्रोटेस्ट-वोटेस्ट चल रहे हैं। अब कल को अगर पाकिस्तान से लड़ाई हो जाती है, तो एक भी प्रोटेस्ट चलेगा क्या उसके बाद? सब बंद हो जाएँगे। सब अपने घरों में बैठ जाएंगे। ठीक है जी। तो वही चीज़ वो उधर पे भी सोचेगा कि यार अभी सिंध में भी शुरू हो गया है थोड़ा बहुत झक्का। तो वही चीज़ वो सोचेगा कि साहब अब कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पर थोड़ी बहुत एस्केलेशन हो जाए। अब चक्कर क्या है सर? एस्केलेशन करने को वो अफ़गानिस्तान के साथ भी कर सकता है। बट जो अफ़गानिस्तान के साथ एस्केलेशन होती है सर, उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। यू नो जो जो आप बोलते हैं ना, रैली बिहाइंड द फ्लैग टाइप जो चीज़ होती है, तो वो अब वो होता नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। नाउ इसको अगर आप सोचें कि जिस तरह से आसिम मुनीर ने पिछली बारी भी ये पहलगाम करा, उसने आके बोला कि साहब हम हिंदू मुस्लिम अलग हैं, ये हैं, वो हैं। अब यहाँ पर पॉलिटिकली भी थोड़ा देखिए। इमरान खान को इन्होंने निकाला, 1 दिन हॉस्पिटल में डाला, उसके बाद वापस ले गए। 1 दिन, लिटरली 1 रात उसको वहाँ पर हॉस्पिटल में रखा, चेकअप कराया, वापस ले गए। अब ये क्यों निकाला? बहुत लोग पूछेंगे यार इसे मिला क्या? 1 रात तुमने निकाल दिया उसको, इससे अच्छा तो यार डॉक्टर को पूरी इक्विपमेंट तुम साला उसके वहाँ पर जहाँ पर जेल में है उसके वहीं पर ही बना दो यार हॉस्पिटल, क्या प्रॉब्लम है? कितना इक्विपमेंट चाहिए? एक डॉक्टर चाहिए तो थोड़ा इक्विपमेंट चाहिए। पाकिस्तानी सही। आर्मी तो ऑल पावरफुल है, तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है? तो चिपका दो वहाँ पर, क्या इश्यू है? इश्यू ये था सर कि ये वहाँ पर पॉलिटिशियंस को धमका रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि ये पॉलिटिशियंस को बोल रहे हैं कि साहब देखो, अगर आप चाहते हो, आप सोचते हो कि इमरान खान के साथ मेरा दरवाज़ा खुला नहीं है, मेरा दरवाज़ा इमरान खान के साथ भी खुला हुआ है। तो एक वो मैसेज भेजना था और उसी रात को जिस दिन इमरान खान ये हॉस्पिटल में गया है, उसी रात को 28वां अमेंडमेंट इन्होंने साइन करा दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग कहीं न कहीं इन्होंने दूसरे उनको दिखाया, क्या नाम है ये दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इमरान खान का वो लारा दिखाया कि भैया ये देखो। और एक इसका एक सेट प्रेसिडेंस भी है। प्रेसिडेंस क्या है सर? प्रेसिडेंस मतलब पहले भी हुआ है। वो क्या है? अगर आप देखें जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था सर, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ये लोग इमरान खान के पास गए। उन्होंने बोला कि साहब ऐसा करो, आप ज़रा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ज़रा हमसे लड़ना मत। ठीक है? हमारी पोल मत खोलना। हम आपको ये दे देंगे। तो इमरान खान उस टाइम पे मान गया कि यार ठीक है, अभी इंडिया के साथ लड़ाई है, तो मैं ज़रा चुप हो जाता हूँ। तो इसने अपने पूरे सोशल मीडिया को भी ज़रा ठंडा कर दिया कि भैया थोड़ा ठंडा हो जाओ। अब जैसे ही वो खत्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद इन्होंने बोला कि भैया अच्छा ठीक है, आपने ये प्रॉमिस किया था, अब आप मुझे वो दो। अब पाकिस्तानी आर्मी किसी को क्या देती है? तो इन्होंने क्या किया सर, इमरान खान को पूरी तरह से बंद कर दिया। ना उसकी फैमिली को मिलने जा रहे हैं, ना ये मिलने जा रहे हैं, ना वो मिलने जा रहे हैं, कुछ नहीं। उसको बंद कर दिया। अब इसको फिर से ज़रूरत पड़ी है तो एक कुछ थोड़ा बहुत खोल दिया, फैमिली को मिलने दिया और तेरे को हॉस्पिटल ले जाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तू एक काम कर, कुछ मत बोल अभी। तो उसने 2 दिन कुछ नहीं बोला, वो 2 दिन के बीच में इन लोगों ने फिर से गेम खेल दी पीछे से। तो अब क्या प्रॉब्लम हो रही है सर, इमरान खान को ये अभी एक यूज़ कर रहे हैं एज़ अ पॉलिटिकल टूल अपना गेम खिलाने के लिए।
और ये जो जितने दूसरे पॉलिटिशियंस हैं उनको डरा रहे हैं कि साहब अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे, हमारे पास दूसरे लोग भी हैं। अब इसके ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये वो एंड ऑल दैट। तो उसने उसने भी बोला ये चीज़। थोड़े बहुत पॉलिटिशियंस उठ के वहाँ से पार्लियामेंट में से चले भी गए। बट कहीं न कहीं कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता सर। कुछ मरियम की तरफ से भी बयान आए हैं। आया सर, बट वो देखिए इनकी पूँछ के ऊपर ऐसा पैर है इसका कि ये सारे सर देखो लट्टू हैं। इन्होंने बहुत उल्टे काम करे हुए हैं, बहुत करप्शन है, बहुत कुछ है। तो कभी भी इनको उठा के साइड में कर सकता है वो। और कोर्ट्स और पुलिस और ये वो तो सारा कुछ इनके पास है। तो बड़ा अजीब-सा सिचुएशन है। और ये लोग पॉलिटिशियंस भी देखिए सर, इतनी इनकी रीढ़ की हड्डी इतनी टूटी हुई है कि ये पावर में रहना चाहते हैं, ऐसी हालत में भी पावर में रहना चाहते हैं जहाँ पर आर्मी के तलवे चाटने पड़े तुमको सारा टाइम, फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं वो कुर्सी में बैठा रहूँ, एक सूट पहन के बैठा रहूँ, मेरे को वो ज़्यादा चाहिए। और थोड़ा हम बड़े फ़ोटो खिंचवाती है हमारी। तो अगर किसी का एम्बिशन पॉलिटिशियंस का पाकिस्तान में एम्बिशन ही ये हो कि यार हमारा इधर-उधर किसी वो ट्रम्प के साथ फ़ोटो हो जाए, इसके साथ फ़ोटो हो जाए, तो मैं फिर बल्ले-बल्ले यू नो और ट्रम्प आने से पहले अगर आपको याद होगा, इन लोगों ने जो बाइडेन के साथ बात करने के लिए और एक मतलब मीटिंग करने के लिए इन लोगों ने बहुत लॉबिंग करी। यार एक मीटिंग हो जाए, एक हाथ मिला के एक फ़ोटो हो जाए कि वो ही काफ़ी है। और वो ही लॉबिंग इन लोगों ने जब बाइडेन गया, वो ही ट्रम्प के ऊपर शुरू करी और ट्रम्प ने पैसे ले लिए इनसे कि भाई एक काम कर, यार लॉबिंग-शॉबिंग छोड़ दे, तू ज़रा पैसे डाल अकाउंट के अंदर। तो पहली मीटिंग जो हुई थी आसिम मुनीर और ट्रम्प के बीच में, उसके लिए $10 मिलियन इन्होंने दिए थे। जहाँ पर आसिम मुनीर ने बोला, "सर आप बताओ सर, ईरान के साथ करना है सर, मैं खड़ा हूँ। सर आपको यहाँ करना है, मैं खड़ा हूँ सर। आई एम हियर सर। आप बस हुकुम करो सर। देखो सर मेरे पास रेयर अर्थ है, मेरे पास तेल है, मेरे पास गैस है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। $6 ट्रिलियन का सामान है, ये वो एंड ऑल दैट।" तो उसने काफ़ी वो वहाँ पर जाके चूरन बेचा अपना लाहौरी चूरन। अब ट्रम्प भी बेवकूफ़ है, उसने मान लिया। अब यहाँ पर तो चीज़ें बाहर निकली हैं कि भई सीआईए ने इनको बोला था ट्रम्प को कि साहब इसकी विश्वास मत करो, कुछ ये बकवास कर रहा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब ट्रम्प नहीं मानता सा ना, वही है सर, ट्रम्प सबकी वो अपनी मनमानी करता है, तो उसने वो कर दी मनमानी। अब उस चक्कर में इंडिया के साथ भी टूट गया, अब वो सर्जियो गौर को भेज रहा है इधर पे कि साहब थोड़ा-सा अभी ठंडा करो उधर पे, अब वो इट्स जस्ट गॉन टू फार। बट पाकिस्तान को वो अभी छोड़ नहीं सकते। हैविंग सेड दैट, कल शाम को रॉयटर्स के अंदर, अब रॉयटर्स के अंदर ऐसी खबर आना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वहाँ पर बोला गया कि साहब ये जो आसिम मुनीर है, ये जो ईरान जा रहा है ये ठीक नहीं है। अब जहाँ पर ये बात निकली कि भई ये ईरान जा रहा है ठीक नहीं है क्योंकि ये ईरान से तेल-वेल खरीदेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो वो उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ हो गई है। तो देखिए सर, ये बड़ा एक एक सिचुएशन ऐसी है कि ना इधर के बोलते हैं ना, ये ऐसा निवाला है, ना अंदर जाए, ना बाहर निकले। बिल्कुल। तो अब वहीं पर ही उसको थोड़ा बहुत आसिम मुनीर कोशिश कर रहा है। अब देखिए सर, किसी का मेंटालिटी क्या हो, मैं तो अपने से एक ही सवाल पूछता हूँ यार, कौन होगा जो भिखारियों का राजा बनना चाहेगा? बट ठीक है, हर किसी के अपने एम्बिशंस होते हैं सर। आदि जी, आखिर में मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि बांग्लादेश मक्का पैक्ट में क्यों घुसना चाहता है? नंबर 2, ये तारिक रहमान के दिल्ली आने की चर्चा चली, फिर वो दब गई, अभी वहाँ के एक मंत्री का बयान आया कि हम राष्ट्रीय सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। लेकिन इधर जयशंकर साहब का भी एक बयान मैं देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है हमसे हाथ मिला कर के या यात्राओं से, हमें ये भी देखना होता है। तो क्या भारत जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है? और भारत, चूँकि पराग जैन गए थे ढाका, तो कुछ बातें हुई हैं क्या ऐसी जिनको भारत चाहता था कि आप दिल्ली तशरीफ़ लाने से पहले ज़रा ये चीज़ें ठीक करिए, नहीं तो फिर आपके आने का कोई फ़ायदा नहीं है? सर, भारत इस टाइम पे गुड कॉप बैड कॉप खेल रहा है बांग्लादेश के साथ। एक तरफ आपने उसकी पता है आपको बिजली की प्राइस बढ़ा दी है। और दूसरी तरफ नहीं, नहीं आप तो आना पड़ेगा आपको, प्लीज़ इधर पे आइए, ये वो वाला। तो ये गुड कॉप बैड कॉप है। बिजली का जो बांग्लादेश के अंदर प्रॉब्लम है, वहाँ पर 50% शॉर्टेज चल रही है सर बिजली की।
ठीक है, 15-20% तो अडानी का एक ही प्लांट बनाता है उसका। उसके ऊपर ये बोलते हैं बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। बट उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। अब दूसरा क्या है सर, बांग्लादेश के अंदर जो बिजली बनती है, वो डीज़ल से बनती है, आपको पता है? वो जो गंदा वो जो फर्स्ट ग्रेड डीज़ल होता है, जो आप गाड़ी में नहीं डालने की कोशिश करोगे, हेवी ऑयल बोलते हैं, उससे बनाते हैं लोग। इनके पास कोल नहीं है इतना कि ये कोल से बना सकें। इनके पास न्यूक्लियर अभी रशिया से करा है। रशिया ने इनको बोल दिया कि भाई साहब मैं तुम्हारे डॉलर-शॉलर नहीं चाहिए मुझे, तुम इंडियन रुपीज़ में पेमेंट करो। $11.92 बिलियन देना है रशिया को इन्होंने। तो भारत को ये सब चीज़ें पता है और थोड़ा हमने वो बिजली के ऊपर थोड़ा-सा वो करा है। नाउ क्यों हम चाहेंगे कि यहाँ पर तारिक रहमान आए? देखिए सर, तारिक रहमान की जो गवर्नमेंट है इस टाइम पे, वो 55% तारिक रहमान के हाथ में, 45% जमात के हाथ में। यहाँ से जब शेख हसीना की बात हुई, तो जमात ने काफ़ी वहाँ पर ऊपर-नीचे करा और इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला कि आप भारत के ऊपर कहीं न कहीं इस तरह से आप नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो वो एक बड़ी गंदी सिचुएशन में फँस गया है, तारिक रहमान। और ये चीज़ हमको पता है। तो हम उसका थोड़ा-सा बार-बार उसको उठा रहे हैं, फॉर हिम टू ईदर कम आउट एंड से नो मैं नहीं आ रहा और येस मैं आ रहा हूँ। अगर नो मैं नहीं आ रहा तो सर लॉस भारत का तो नहीं है। ब्रिक्स समिट में बिल्कुल। बांग्लादेश एक बड़ा छोटा-सा पार्ट है। अगर वो आ जाता है तो यहाँ पर फिर हमारे को एक बहुत बड़ा विन मिलती है। यहाँ पर जो उनकी डीजीएफआई है, जो उनकी डायरेक्टर जनरल फॉरेन इंटेलिजेंस है, उनको समझ में आ रहा है कि यार ये इंडिया गेम खेल रहा है हमारे साथ, हम फँस जाएँगे यहाँ पर। तो उन्होंने इनवाइट करा हमारे रॉ के चीफ को कि सर आ जाओ, आप ज़रा थोड़ी बात-वात करें इधर पे और उसको लीक कर दिया इन्होंने। अब रॉ के चीफ की विजिट्स जो होती हैं, इंटेलिजेंस वालों की चीफ्स की विजिट्स होती हैं, ये नॉर्मली बताता नहीं है कोई। तो उसको इन्होंने लीक किया कि साहब ये आए हैं यहाँ पर। उससे क्या हुआ कि लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए तारिक रहमान की गवर्नमेंट से कि यार आपने क्यों बुलाया यहाँ पर? रॉ चीफ को बुलाया है, बहस क्या क्या कर रहे हो आप? ये क्या है, वो क्या है? वहाँ पर और मेल्टडाउन होना शुरू हो गया कि यार ऐसे मत करो, ये आप कौन कर रहे हो? भारत को लेके बैठ रहे हो, ये वो। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक है सर। भारत जो इस टाइम पे कर रहा है, बेसिकली प्लेइंग द प्रेशर गेम विद इन। एक तरफ से बिजली का प्राइस बढ़ा दो, थोड़ा-सा बिजली का वो खींचो, थोड़ा-सा इसको प्रेशर डालो कि नहीं-नहीं आपके साथ तो बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी, आइए-आइए, ये वो बैठिए हम बात करेंगे। इन्होंने बीच में बोला भाई तारिक रहमान जब भी आएगा तब जब आप शेख हसीना को छोड़ोगे तभी आएँगे। तो अब बोलते हैं ना सर ये एक ऐसी ऐसी सिचुएशन में बैठे हुए हैं जहाँ पर इनको भी ना वही है ना निवाला है, यहाँ फँसा हुआ है, ना निकले बने ना सेम हालत है इनकी। अब ये मक्का पैक्ट क्यों जॉइन करेंगे सर? थोड़ा बहुत वो बोलते हैं ना थोड़ा बहुत वो मिल जाएगा इसको इधर-उधर। मेरे हिसाब से सर ये नहीं आएगा। ठीक है? लेट मी से दिस वेरी क्लियरली ये नहीं आएगा। क्योंकि अगर ये यहाँ पर आ गया इसको जमात खा जाएगी वहाँ पर। ये नहीं आ सकेगा इधर पे। और अगर इसको जमात खाएगी, तो ये ना इधर का बचेगा ना उधर का, ये पहले 1 डेढ़ साल में इसकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो ही विल लुक फॉर कि नहीं-नहीं मेरे हिसाब से जो वो करेगा एंड आई एम जस्ट वाइल्डिंग अ गेस कि वो पोस्टपोन करेगा, वो कैंसल नहीं करेगा। तो अगेन वो बीच बीच का बंदर खेलेगा, नहीं-नहीं सर एक्चुअली अभी नहीं आ सकता, मैं बाद में आऊँगा, मैं अभी वो ब्रिक्स समिट छोड़ दीजिए, हमारा फॉरेन मिनिस्टर आ जाएगा वहाँ पर एंड ऑल दैट, हम बाद में आएँगे थोड़ा-सा, थोड़ा अभी ये सिचुएशन ठंडा होने दीजिए, फिर हम बाद में आएँगे। अब ठंडा तो क्या सर देखिए अगस्त तो हो गया है, अगर शेख हसीना बोल रही है नवंबर-दिसंबर में वो आएगी, सितंबर-अक्टूबर 2 महीने बाकी हैं। तो ये फिर से यू नो आपको ये लगता है कि शेख हसीना ढाका जाएगी? अ, जब तक कि श्योरिटी ना हो जाए कि कुछ अनहोनी उसके साथ नहीं होगी, तब तक तो नहीं जाएगी, नहीं जाना चाहेगी। नहीं कोई भरोसा नहीं है सर, देखिए शेख हसीना को अगर ये वापस ले भी गए, लेके भी अगर ये लेट्स से ये चले भी गए और ये वापस भी चली गई, उसको मारना तो बड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर आप सोचें उसको उसको मार दें, तो वो बड़ा डिफिकल्ट रहेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईज़ी, ठीक है? तो आप देखें यहाँ पर कि मारना-वारना तो ठीक है, आप इसको जेल में डाल दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। अम, एक्चुअली शेख हसीना विल बी अ हेडेक फॉर तारिक रहमान। बहुत सिरदर्दी हो जाएगी उसके सिर के ऊपर। उसको समझ नहीं आएगा अब इसको जेल हैंडल कैसे जेल में भी क्या डालेंगे? उसको कहीं गेस्ट हाउस में, कहीं गेस्ट हाउस हाउस में बंद अरेस्ट कर देंगे। हाँ, तो वो हाउस अरेस्ट रखना पड़ेगा।
बट अगर शेख हसीना वहां पर आ जाती है तो उसका कार्डर सुपरचार्ज हो जाएगा। तो ये एक कहीं ना कहीं उसको देखना पड़ेगा कि किस जगह किस तरह बैठना है। बट सर ऐसा है, ये अपने जाल में फंस रहा है और कुछ नहीं है। ही इज गेटिंग स्टक इन हिज ओन लूप। वो जाल में फंसेगा। वो एक बार ही फंस चुका है, तो आप देखोगे बार बार यू विल फाइंड हिम गेटिंग स्टक अगेन एंड अगेन। जी, बिल्कुल। आदि जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत थैंक यू सर। महत्वपूर्ण विषयों पर आपने चर्चा की है, विचार रखे हैं। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। और आदि जी का चैनल है डेफ टॉक्स बाय आदि, उनको भी सहयोग करें। बहुत थैंक बहुत यू सर। धन्यवाद। नमस्कार सर।